गौरी लंकेश के स्मृति में जो ये 3 दिनों का जो हम ये विचारों का सिलसिला, ये कारवां हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए यह जानना, यह समझना बड़ा बेहद ज़रूरी है कि अपनी बात को लेकर बड़े बेखौफ तरीके से अपनी बात को हमें रखना सीखना होगा। हम जो कैंपेन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपने पर जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो इंसान समाज के लिए भी कोई स्टैंड नहीं ले सकता। जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो समाज के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। जो इंसान खुद की स्वयं की प्रतिष्ठा वह नहीं समझ सकता, वह स्वयं की प्रतिष्ठा को नहीं जानता, वह दूसरों को भी प्रतिष्ठा नहीं दे सकता। बाबा साहब की मूवमेंट यही थी। बाबा साहब क्या कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपनी प्रतिष्ठा किस तरह से मेंटेन की जाती है। पेरियार रामास्वामी जी जो बात करते हैं वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं कि पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि अपनी नज़र में अपने आप को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट कैसे देंगे। पहले आप स्वयं को आप पहले रिस्पेक्ट दे सकते हैं क्या, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। बात को ज़रा समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात किसी ने सुननी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो रख रहा हूँ, वो मेरी बात दूसरों ने समझनी चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम क्या पहले दूसरों की बात समझ सकते हैं कि सिस्टम को हम जब अपोज करने की कोशिश करते हैं तो क्या मूवमेंट में काम करते समय हमारा दुश्मन कौन है यह हम तय करते हैं। दुश्मन तय करते समय क्या हम स्ट्रैटेजी भी प्लान करते हैं। ये जो सारी जो मूवमेंट के जो लोग हैं, क्या हमें यह पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर दुश्मन तय किया तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है। अगर स्ट्रैटेजी तय की है तो कभी ऐसे हम सोचते हैं कि अरे भाई, इस स्ट्रैटेजी से हम बरसों से काम कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो क्या हमें कुछ दूसरी तरह से काम करना चाहिए। क्या हम कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस लेकर भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक यस, वी शुड ट्राई अनदर ऑप्शन। हमें कुछ और ऑप्शंस भी हमें ट्राई करने चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन किस तरह से और क्यों करने चाहिए। तो और एक बात देखिए, एक आध मशीन होती है, मशीन में एक प्रोग्राम फिट किया होता है। मशीन में जो प्रोग्राम फिट होता है, कितने ही साल आप कैसे भी जाओ वो उसी तरीके से काम करता है। लेकिन मशीन में और इंसान में फ़र्क है, मशीन में और मनुष्य में फ़र्क है। मनुष्य उसकी दिमाग में जो प्रोग्राम फिट किया है, उस प्रोग्राम और बाहरी जो घटनाएं घट रही है, उन दोनों का भी कुछ आपस में तालमेल है। मशीन पर कुछ परिणाम हो सकता, लेकिन इंसान पर परिणाम हो सकता है। इंसान अपने इरादे और अपने मकसद बदल भी सकता है, अपने रूट्स भी बदल सकता है, अपने वेज भी बदल सकता है। जैसे कि हमने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है कि चले भाई, इस रास्ते से शायद हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो क्या हम दूसरे रास्तों से भी जा सकते हैं। तो हम क्या दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। तो कितने ही लोगों ने ऐसे कई रास्ते इख्तियार किए हुए हैं जो हम देखते हैं, और दूसरे रास्तों से लेकर हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं क्या, इस पर भी वह बात करते हैं। दादा, ये सारे काम करते समय एक बात जब हम तय करते हैं कि हम हमारी सारी एनर्जी आपस में ही लड़कर झगड़कर ज़ाया करेंगे, या वो सारी एनर्जी इकट्ठे करके उसकी एटॉमिक पावर बना के एक नए बदलाव की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमें मूव ऑन करना है, एक बदलाव के लिए मूव ऑन करना है। हमें आइडियोलॉजी को अगर हम देखें ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, यूपी में बुनकर कम्युनिटी बहुत है जो मुस्लिम कम्युनिटी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो अपनी रिजिड आइडियोलॉजी के लिए बड़ी फेमस है।
और रिजिड आइडियोलॉजी के लिए जो फेमस बीजेपी है, उनकी आइडियोलॉजी में एक बात शामिल है, मुस्लिम बैन। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हम किसी भी मुसलमान को किसी तरह का स्कोप बिल्कुल ही नहीं देंगे। और वो मुसलमानों को हम हमारे ना इलेक्शन में हम टिकट देंगे, ना हमारी तरफ से कुछ करेंगे। वो अपनी आइडियोलॉजी पर बड़े अड़े हुए हैं, चाहे तो हमें एक आध सीट कम ही क्यों न मिले, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी पर डट कर रहेंगे। अब देखिए, हमें ये आइडियोलॉजी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हम ये कबूलते भी नहीं, क्योंकि जो भी बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला है, उसे लगता है कि यहाँ का हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, वो सभी एक जैसे हैं। और अगर ये सभी लोग एक जैसे हैं तो इन सभी एक जैसे लोगों को एक जैसे ही नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पर कितनी टिकी होती है, इसका यह पुख्ता प्रमाण है कि यूपी में इतना ज़्यादा मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी, आई रिपीट वन सेकेंड, यूपी में इतना ज़्यादा मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, वह उम्मीदवारी नहीं देती, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में यह फिक्स है कि हम ये नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो फिर हम सोचते कि अरे नहीं मग मतांसाठी हे करावं लागेल, नहीं भाई ये इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। बीजेपी के कुछ बंदों से ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ताई, जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लड़ रहे हैं उसी आइडियोलॉजी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं? हमारा तो फंडा क्लियर है एंटी मुसलमान का, सो हमने छुपाया नहीं है, हम एंटी मुस्लिम हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी पर डटे रहते हैं। भाई, ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अगर वो उनकी आइडियोलॉजी पर इतने डट कर काम करते हैं और कहते हैं कि हमें सत्ता में आना ही इसलिए है ताकि हम इस आइडियोलॉजी को संजोग के रखें, ताकि हम इस आइडियोलॉजी को बड़ा सहज के रखें, हमें इस आइडियोलॉजी के ही झंडे गाड़ने हैं, इसीलिए हम आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके ना करते हुए वहाँ पर जाने वाले हैं। अगर वो ऐसे कहते हैं तो आप सोचिए कि हमें अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना कितना सही होगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, हमें अपनी आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल ही किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना रखते हुए, भले ही थोड़ी देर लगे, भले ही कुछ हो, लेकिन टैक्टिस और वेज ये एक अलग बात है, लेकिन आइडियोलॉजी एक अलग बात है। आइडियोलॉजी ये एक हमारा, क्या कहेंगे हम इसे, एम है, एक मंजिल है, और टैक्टिस जो है, जो वहाँ तक जाने के रास्ते हैं। अगर आइडियोलॉजी के साथ अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो वेज जिन्हें लेकर हम साथ में जाने वाले हैं, शायद उन लोगों में भ्रम हो सकते हैं। इस पर खुलकर बात करनी पड़ेगी। मुझे पता है यह सारी बातें रखते समय शायद कितने ही लोगों को बहुत गुस्सा आए, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। किसी की भी भावनाओं को आहत करना मेरी कतई मंशा नहीं है। सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे बड़े प्रिय हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। किंतु एक अच्छे परिवार के सदस्य होने के नाते यह जिम्मेदारी होती है कि जो आपको पता है वो आप अपने परिवार के हित में बहुत खुलकर रखें, क्योंकि परिवार का हित देखना यह अपनी पहली जिम्मेदारी होती है। और इसी हित को देखते हुए हम इस बात पर हमें और ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए काम करना पड़ेगा। अब हमारी आइडियोलॉजी फिर किन बलबूते पर चलती है? आइडियोलॉजी क्या है हमारी? ये आइडियोलॉजी क्या है? ये बाबा साहब ने बताया हुआ रास्ता क्या है? तो बाबा साहब ने बताया हुआ रास्ता ये 4 पिलर एक्शन प्लान पर चल रहा था। 4 पिलर एक्शन प्लान में एक पिलर ऐसे कहा गया कि हमें स्टेट सोशलिज्म लाना है, यानी कि हमें सबको एक साथ लेकर आगे जाना है। एक दूसरा था कि हमें इसके लिए स्टेट सोशलिज्म के साथ ही
कास्टलेस इकोनॉमी बनानी है। कास्टलेस इकोनॉमी पर अभी भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमें इकोनॉमी पर थोड़ा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमी पर बात नहीं करेंगे, हमारे फाइनेंशियल यूनिट्स नहीं होंगे, तो फाइनेंशियल यूनिट्स करने के लिए, वह फाइनेंशियल यूनिट्स खड़े करने के लिए हमें पुख्ता तौर पर कुछ प्रबंध करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे जितने भी काम करने वाले भाई हैं, उन सभी ने इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी पार्टी के बंदे जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पुख्ता तरीके से काम करते हैं, तो उसका कारण एक और होता है कि उनकी फाइनेंशियल यूनिट उन्होंने बहुत मजबूत किए हुए हैं। हमारे अभी भी फाइनेंशियल यूनिट्स मजबूत करना बाकी है, और फाइनेंशियल यूनिट के साथ हमारा मीडिया भी हमें डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि हम अभी भी कम है। ये जितने भी हम सोशल मीडिया के ग्रुप देखते हैं और थोड़ी सी चर्चा देखते हैं, तो चर्चा किस तरह से होती है कि हम हमारे ही लोगों के दोष निकालने में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। ऐसा करने की बजाय हमारे जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर हम कभी बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये बुरा है, वो बुरा है, ये गलत है, वो एकदम ही गलत है, ये बेकार है, ये तो बर्बाद हुआ है, ये तो करप्ट है, ये तो झूठा है, ये सारा हम बहुत बता रहे हैं, किंतु फिर अच्छा क्या है? अच्छा क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा, उस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। बोलते हैं कि ये खराब है, ये गलत है, ये बेकार है, तो हमें ऑप्शंस देना भी बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम ऑप्शन की बात नहीं करते, तब तक हमारी बातें फिजूल चर्चाएं होती। ऑप्शंस कि ये हमारी पैरेलल सिस्टम है, ये पैरेलल सिस्टम हम लाना चाहते हैं, और इस पैरेलल सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं। ये जब हम बता पाते हैं, तब जाकर हम सक्सेस होने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि एक सादा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। देखिए भाई, ये लक्स साबुन बड़ा गलत है, इससे त्वचा काली पड़ती है। ये जो संतूर साबुन है, ये तो एलर्जेटिक है। ये जो डव साबुन है, ये तो ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये जो और कोई साबुन है, ये तो एकदम सा बेकार है। अगर सभी साबुन बेकार है, अगर सभी साबुन खराब है, हर साबुन में कुछ ना कुछ कमी है, नुक्स है, तो किस साबुन से नहाना चाहिए, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर सभी साबुन गलत है इस तरह से अगर बताएंगे, तो सही साबुन कौन सा है ये बताने की जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि जब तक आप सही ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द राइट, ये जब तक आप नहीं तय कर पाते, तब तक आप बस ये बुरा है, वो बुरा है, बस इतना ही कहते जाओगे। इस पर भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़ा और ज़रा आगे जाती हूँ। ये सारा स्टेट सोशलिज्म, कास्टलेस इकोनॉमी, फिर तीसरी बात कहते हैं जयभीम जी, तीसरी बात के लिए फिर आते हैं कि कहते हैं कि हमें भारत बौद्धमय करना है। ये भारत बौद्धमय करना क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत बौद्धमय करना यानी क्या करना है। तो भारत बौद्धमय करने का मतलब क्या सिर्फ विहारों का निर्माण करना है, या भारत बौद्धमय करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद माला और सफ़ेद कपड़े पहनना है? भारत बौद्धमय करने का मतलब या उसका अर्थ यह होता है कि हमें तर्क के आधार पर काम करने की ज़रूरत है। हम तर्क के आधार पर जब काम कर सकते हैं। अब ये तर्क के आधार पर क्या है कि कोई भी घटना है, कोई भी चीज़ है, वह घटना क्यों घटती है, कैसे घटती है, उस घटना के पीछे और एक क्या स्टोरी है, वह घटना के पीछे का जो कारण है, वह कारण जब तक हम ढूंढ नहीं पाते, तब तक, तानाजी पोल, तानाजी धिमधिमे स्वागत है, तब तक हमें जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज़ का कारण ढूंढने का वो वजह हमें पता चलनी चाहिए। अगर बारिश होती है तो क्यों होती है बारिश होने के पीछे साइंटिफिकल रीज़न क्या है? अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा बनता है, तो कहीं तो दूसरी तरफ एक टीला भी बना होगा। ये जो इसका जो एक दूसरे का जो कनेक्शन है, अगर किसी एक प्रदेश में रात बनी हुई है तो दूसरे प्रदेश में
शायद दिन का उजाला है, वो इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीज़न क्या है, क्या हम इसके बारे में भी कभी सोचते हैं? जो भी कोई इंसान तर्क लेकर काम करता है और तर्क के साथ काम करता है, वह इंसान असल में बुद्धिस्ट कहलाता है। अब तर्क के साथ अगर हमें सोचना है, बिल्कुल एकदम सा ताज़ा अगर उदाहरण हम ले लें तो अचानक कंगना रनावत जो बॉलीवुड की हीरोइन है, तो कंगना रनावत कह रही है कि हमें मुंबई में रहने से डर लगता है, मुंबई बड़ी इनसिक्योर लगती है। अब आप ज़रा सोचिए कि ये वही कंगना रनावत है जो पिछली गवर्नमेंट के चलते कुछ इस तरह से बात कर रही थी कि वो कह रही थी मुंबई पुलिस सबसे बेस्ट पुलिस है। आज अचानक उसे लगा कि नहीं, ये तो एकदम से बिल्कुल इनसिक्योर हो रही है। अब ज़रा दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, कंगना रनावत का रनावत की आवाज़, अगर उसका सरनेम कंगना रनावत का रनावत की बजाय अगर खान, शेख, तांबोली या अंसारी, बेग, पठान कुछ इस तरह से सरनेम होता और अगर वह यह स्टेटमेंट करती तो क्या नतीजा होता? तो हम सोच सकते हैं कि अगर यह स्टेटमेंट किसी कंगना खान, कंगना बेग, कंगना अंसारी, कंगना पठान, कंगना शेख ने किया होता तो शायद यहाँ के तमाम आरएसएस के जो भक्त है वो एकदम से जग जाते और कहते अरे हे पहा काय बोलता है, देखो ये क्या कह रही है, ये खान का बच्चा क्या कह रहा है, चलो इसे पाकिस्तान भेज दो। क्या ऐसे उदाहरण नहीं घटे हैं हमारे पास? ऐसे कितने ही उदाहरण आए हैं कि हमने देखा कि जब आमिर खान की पत्नी यही बात दोहरा रही थी तो आमिर खान की पत्नी को पाकिस्तान जाने के लिए यही बीजेपी वाले लोग कह रहे थे। अब वही लोग कंगना रनावत के लिए बड़ी उसकी हौसला अफजाई जब राम कदम जैसे करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि कंगना रनावत किसकी टीम की तरफ से खेल रही है और राम कदम उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये कौन राम कदम है? ये वही राम कदम है जो पिछले साल हमारी बहू बेटियों को उठवाने की बात कर रहे थे, किडनैपिंग की बात कर रहे थे। यानी कि एक तरफ जो लोग बिल्कुल कानून को जैसे खिलौना समझते हैं, दूसरी तरफ वो लोग बायस्ड होकर बातें करते हैं। अब और ज़रा तर्क कीजिए कि कंगना रनावत का स्टेटमेंट आज ही इतना चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि जिस सीबीआई और सुशांत को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, उस केस में उन्हें कुछ भी न मिला। अब जब मीडिया औंधे बल गिर रही है, मुंह के बल गिर रही है, तो मीडिया को लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ नया चाहिए कि मीडिया को कुछ चाहिए कि लोगों का ध्यान, अरे भाई सुशांत मामले में तो कुछ नहीं मिला, तो चलो लोग अब हमको तरह तरह की बातें बनाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे, तो क्या करें, चलो एक प्रोग्राम हम अरेंज करें और ज़रा अब कंगना की बात चलाई जाए ताकि लोगों की मेमोरी बड़े टेम्पररी है, लोग भूल जाएंगे, लोग एकदम से वो चीज़ साइड में रखेंगे। हमें हर चीज़ के लिए तर्क करना सीखना होगा। मैंने जब कल कहा ना कि हमारे ये क्या इम्तियाज़ भाई या ये राज ठाकरे ये जो लोग हैं जब मंदिर या मस्जिद की बात करते हैं तो जो रूट फिलोसॉफी है, तो रूट फिलोसॉफी अगर देखी जाए कि अगर कहा जाता है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, रोम रोम में राम बसे हुए हैं, हर जगह पर ईश्वर का वास है और कहाँ खुदा नहीं है, हर जगह पर खुदा है, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन की हुई जगह पर ही जाकर हमें प्रे करनी चाहिए, वो भी कोरोना पेंडेमिक पीरियड में। इसके लिए लोग क्यों आमादा होते हैं? सोचना पड़ेगा, इस पर भी तर्क कीजिए। ये अच्छा, राज ठाकरे जैसे जो ये राज भैया है ना हमारे राज भैया कभी इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। राज भैया बोल रहे हैं कि अरे सरकार को इस बात से क्या परहेज है, पर तनिक राज भैया क्या आप इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ का जो बैंकिंग का जो लाइन है इसमें कितने ही लोग घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, पिस रहे हैं। जिस तरह से
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरिटोरियम का पीरियड बढ़ा के कहा था, लेकिन उसी मॉरिटोरियम पीरियड को जब अभी बढ़ा के दिया, लेकिन जितनी भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, महिंद्रा कोटक बैंक है, तो ये जो महिंद्रा कोटक वाली जो बैंक है या जो HDFC वाली बैंक है, ये जो सारे बैंकिंग है, ये मॉरिटोरियम के एवज में अब अलग से और इंटरेस्ट ले रहे हैं। अलग से 10,000 रुपए का एक वहां पर हमें एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा है। कोरोना पेंडेमिक पीरियड के दौर में जब एक तो हर तरह का इनकम सोर्स ही बंद है, हम EMI भर ही नहीं सकते। EMI के लिए कंसेशन दे रखी है RBI ने, लेकिन उस कंसेशन के रूल को प्राइवेट बैंकिंग वाले बिल्कुल परे रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये हमारे निजी जीवन से जुड़ी बात है, इस पर राज भैया कुछ नहीं बोलते, इस पर नेतागण कुछ नहीं बोलते कि अरे भैया RBI को सवाल पूछना चाहिए, मोदी को सवाल पूछना चाहिए। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आपने तय किया था, जो डिक्लेयर किया था, जिस 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर कुछ आता तो कुछ हो जाता, उस पर कुछ बात नहीं होती। उस पर बात होना बड़ा जरूरी है, लेकिन मुद्दों को हटाकर जब चर्चा होती है तो आम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि मुद्दों को परे रखकर जो नॉन इश्यूज़ को सेंटर में लाने की कोशिश जब लोग करते हैं, तो नॉन इश्यूज़ किस चीज़ के लिए लाए जा रहे हैं उसे ढूंढ निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे कितने ही लोग हैं कि जो यहाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बहुत ज़्यादा आया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो एक का ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है उसके घर पर और उसके लिए बिल आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है, सरकार को बताने की ज़रूरत है। साथ ही साथ और एक चीज़ पर ज़रूरत है कि CBI ने जिन मुद्दों को लेकर, समझिए कि मुंबई पुलिस कहती है कि यहाँ पर मुंबई पुलिस अच्छे से तहकीकात नहीं कर पाती, इसलिए हमें CBI के हाथ में यह सारी इंक्वायरी देनी है सुशांत सिंह की। यह जब कहते हैं तो सुशांत सिंह का मुद्दा साइड में रखिए, लेकिन जिस गौरी लंकेश की स्मृति में हम यह सीरीज चला रहे हैं, इस गौरी लंकेश के केस में CBI कितनी आगे बढ़ पाई है, दाभोलकर केस में CBI कितनी आगे बढ़ पाई है, साथ ही साथ पानसरे और कलबुर्गी केस में CBI ने आज तक कितने झंडे गाड़ कर रखे हैं, सवाल पूछने पड़ेंगे। जब यह कहता है कि इस स्टेट की पुलिस काम नहीं करती, उस स्टेट की पुलिस काम नहीं करती और CBI इस पर काम करेगी, तो CBI क्या काम कर रही है? इतने सालों से 2013 को दाभोलकर जी की हत्या हो गई, 2013 से आज 2020 चल रहा है, पिछले 7 वर्षों में CBI की इंक्वायरी कहाँ तक चली ये भी तो पता चले। भाई आप बॉलीवुड के ग्लैमरस लोगों का केस इतने अच्छे से चलाते हो, लेकिन जो लोग इस समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ रहे थे, जो लोग इस देश में, इस समाज में क्रांति लाने की बात कर रहे थे, उनमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड पनप पा जाए, उनमें एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण आए, इसलिए काम कर रहे थे, उन लोगों की जो हत्याएं हो रही और उसका सारा जो इंक्वायरी, उसकी जो पूरी तफ्तीश है जो CBI की तरफ जा रही है, CBI ने इसमें कितना काम किया है? एक भी मीडिया को यह चीज़ याद नहीं है। देखिए, CBI पर बात करने वाला एक भी मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा कि अरे भाई जितने लोग मारे गए, दाभोलकर से लेकर गौरी लंकेश तक, उन सभी लोगों के केसेस में CBI ने आज तक क्या किया, इस पर एक भी टीवी मीडिया बात नहीं करता। और फिर हम जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हम आए और इस पर कुछ सवाल उठाए कि गौरी लंकेश के हत्यारों को सज़ा कब मिलेगी, या आपको उनको सज़ा दिलानी ही नहीं है, आपको बस एक नौटंकी खड़ी करनी है और आपको लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाना है। लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाते हुए बस आपको ये दिखाना है कि आप काम कर रहे हो और आपकी मन की बात हम सुने, और जिस मन की बात में आप इन मुद्दों को नहीं लोगे
जो समाज के बदलाव के लिए काम करने वाले जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स है, उनके जो मर्डर केस है उनके बारे में आप बात नहीं करोगे। आप इस देश की अर्थव्यवस्था में जो ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स है जो घट रहा है उसके बारे में भी आप बात नहीं करोगे। आप जो इस देश की बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में भी बात नहीं करोगे। आप इस देश का जो एयर इंडिया और रेलवे का जिस तरह से निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हो उसके भी बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। किंतु आप देश के एज अ प्राइम मिनिस्टर होकर हमसे बात क्या कर रहे हैं, तो कौन सी ब्रीड का कुत्ता पालने के लिए अच्छा रहेगा? क्या आपको शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी, अगर आपके भक्तगण यह लाइव देख रहे हैं तो आपके भक्तगण आप तक यह पहुंचाएंगे कि नहीं हमें पता नहीं, पर कम से कम महाराष्ट्र में जो आपके मैसेंजर बैठे हुए हैं, फडणवीस से लेकर उपाध्याय तक, और नेशनल लेवल पर भ्रमित पात्रा जैसे जो लोग हैं, ये सारे लोग क्या इस बात पर कभी जवाब दे पाएंगे कि अरे इस देश में किस ब्रीड का कुत्ता पालना अच्छा है? यह टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीने मरने से जुड़े हुए टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है।